जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार रिवीजन करंट अफेयर की क्लास, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 72nd बीपीएससी की। यानी कि जनवरी 2025 से लेकर के आपके जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक का पूरा करंट अफेयर कवर किया जाएगा, एक एक मंथ करके, एक एक दिन करके। तो दोस्तों, हम जनवरी कर चुके हैं, फरवरी कर चुके हैं, मार्च कर चुके हैं, अप्रैल कर चुके हैं, मई कर चुके हैं और अब जून चल रहा है। ऐसे करके जुलाई, अगस्त, सितंबर करके पूरा करंट अफेयर आप लोगों को कराया जाएगा। और चहल एकेडमी के द्वारा पहल जो शुरू की गई, जिसका नाम है मेरे संग, यानी कि चहल एकेडमी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जी जान लगा रहा है और 100% श्योरिटी दे रहा है कि आपकी सिलेक्शन होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी सिलेबस को कवर करते चले गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला न्यूज क्या है। ओपल सुचाता, जिन्होंने 2025 का मिस वर्ल्ड खिताब जीता, किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, थाईलैंड। तो दोस्तों, थाईलैंड से संबंधित है ओपल सुजाता। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। और 2025 का मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने ही जीता है। अब ये किस तरह का खिताब होता है? देखिए बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ सुंदरता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व क्या है, ये दिखाता है, यानी कि कंपटीशन दिखाता है। यहाँ पे विश्व की सबसे सुंदर महिला को खिताब दिया जाता, ताज पहनाया जाता है। ठीक है बच्चे, और कब शुरुआत की गई थी? तो 1951 में इस खिताब की शुरुआत की गई थी। तो आप देखोगे ये 72वां, ठीक है बच्चे, 72वां, यानी कि 72nd कंपटीशन था, खिताब था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज क्या है। Who represented India at the 72nd Miss World held in Hyderabad, तेलंगाना? हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो नंदिनी गुप्ता ने किया है। नंदिनी गुप्ता ने किया है। नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह मिस इंडिया विजेता हैं और राजस्थान की रहने वाली हैं। देखिए बच्चे, होता क्या है ना कि नंदिनी मिस वर्ल्ड 2025 में कौन जाता है? जो नेशनल लेवल का कंपटीशन जीतेगा उसको इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड, यानी कि इंडिया ने कितनी बार ये प्रतियोगिता को होस्ट किया है? होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबानी कितनी बार किया है? तो आप देखो बच्चे, 3 बार। आप देखोगे बच्चे, 3 बार। क्लियर पॉइंट। 3 बार में कौन कौन से? एक एक साल याद रख लेना। एक तो आप देखोगे 1996 में, दूसरा आप लोग देखोगे 2004 में, 2000 नॉट 2004, 2024 में, और तीसरा आप लोग देखोगे 2025 में। ठीक है बच्चे, याद रख लेना। और कहां पर ये कंपटीशन किया गया था? तो हैदराबाद में। ठीक है बच्चे, हैदराबाद आपको याद होगा, हैदराबाद। ठीक है बच्चे, याद रखिए, हैदराबाद। ठीक है। और ये खूबसूरती को लेकर के किया जाता है, यानी कि ब्यूटी पेंजेंट प्रतियोगिता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फारिया। रीता फारिया भारत की पहली महिला थी और इन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, अपने नाम किया था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। और प्रोफेशन की बात करें तो ये पेशे से डॉक्टर है। 26वीं आसियान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बच्चे, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 26वीं आसियान एथलेटिक चैंपियनशिप, यानी कि कौन सा एडिशन है? कौन सा एडिशन है? तो 26th एडिशन है। ठीक है बच्चे, 26th एडिशन है। किस चीज का? तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है बच्चे, एशियन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। चैंपियनशिप। ठीक है बच्चे। और 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो 2025 आप लोग देखोगे। तो यहां पर गोल्ड मेडल जीता गया है, किसके द्वारा? गुलवीर सिंह के द्वारा, गोल्ड मेडल। तो ये है कौन? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो ये मैराथन खेलते हैं। मैराथन। मैराथन खेलते का मतलब क्या बच्चों? ठीक है,
ये दौड़ते हैं मैराथन। मैराथन क्या होता है? लंबी रेसेस को मैराथन कहते हैं। लंबी रेसेस 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये लंबी लंबी रेसेस दौड़ते हैं। तो इनको गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए गुलवीर सिंह ने कितना, तो 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है बच्चे, क्या देखेगा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने यही उनकी एक उपलब्धि है। इसमें जो 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर वाली जो रेस है ना, ठीक है, ये भी इन्होंने जीता है। तो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, आप देखोगे इन्होंने पूरे रेसेस जीती है, यानी कि अच्छा इन्होंने बढ़त दिखाया है। विच सिटी होस्टेड द 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? तो बच्चों गुम्मी, गुम्मी, ठीक है बच्चे, याद रखना, गुम्मी, गुम्मी शहर, गुम्मी शहर। और गुम्मी शहर कहाँ पर है बच्चे? ठीक है, गुम्मी शहर में देखोगे ये आयोजित किया गया। ठीक है बच्चे, और गुम्मी शहर कहाँ पे है? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है बच्चे, दक्षिण कोरिया में आप लोग देखोगे, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है बच्चे, यानी कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो मेजबानी थी किस शहर ने की थी? तो गुम्मी शहर ने की थी, जो कि दक्षिण दक्षिण कोरिया का एक शहर है। ठीक है बच्चे, कब से कब तक हुआ था? तो 27 मई से लेकर के 31 मई 2025 तक किया गया था आयोजन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट, 26वीं आसियान एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो सेकंड रहा था। ठीक है बच्चे, भारत का स्थान सेकंड रहा था, आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, अब ये तो चलो सेकंड पे, तो फर्स्ट पे भी तो कोई ना कोई होगा, तो चाइना आपको फर्स्ट पे दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, और सेकंड पे हमारा प्यारा भारत रहा है। और कितने मेडल आए हैं भारत के पास? तो टोटल 24 मेडल आए हैं, यानी कि 24 पदक आए हैं। ठीक है बच्चे, 24 मेडल यानी कि 24 पदक आए हैं, जिसमें आप देखोगे 8 स्वर्ण पदक हैं, 10 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक हैं। 8 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल है। 10 आप लोग देखोगे सिल्वर मेडल है। ठीक है बच्चे, सिल्वर मेडल है, सिल्वर मेडल है। और 6 आप देखोगे ब्रोंज मेडल है, ब्रोंज मेडल है। ठीक है बच्चे, याद रखना, ब्रोंज मेडल है। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। द आसियान एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों के बाद हुआ है या होता है? तो 2 सालों के बाद आप लोग देखोगे, हर 2 सालों के बाद कंडक्ट किया जाता है। तो 2025 में हुआ है, नेक्स्ट आपका होगा 2027 में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपका 2027 में हुआ। इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो 1973 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है बच्चे, चलिए ना आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखिए, ग्लेशियर्स की जिस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो पूरा पृथ्वी गर्म होती जा रही है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, नदियों में बाढ़ आती है, तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस की जाती है कि ग्लेशियर्स को कैसे बचाएं। तो देखो बच्चों, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 कहाँ पे हुआ? तो आप देखोगे ग्लेशियर संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशानबे, दुशानबे में हुआ, दुशानबे, क्लियर बच पे, दुशानबे। और दुशानबे ताजिकिस्तान में है। ठीक है बच्चे, ताजिकिस्तान में दुशानबे आप देखोगे, दुशानबे आप देखोगे। ठीक है बच्चे, याद रखना, ताजिकिस्तान, दुशानबे आप देखोगे। अब ये आयोजन 27 मई से लेकर 31 मई तक, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन? किसने रिप्रेजेंट किया? तो कीर्ति वर्धन सिंह ने रिप्रेजेंट किया, कीर्ति वर्धन सिंह ने रिप्रेजेंट किया भारत को इस कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन यानी कि ग्लेशियर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। क्लियर बच्चे, यहाँ पे याद रखना। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की गई। डेफिनेटली अगर कोई पर्यावरण से जुड़ा कोई भी सम्मेलन होता, कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें पूरे पर्यावरण की डिस्कशन की जाती है। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन? 2025 को हम लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा 2025 लगा देंगे
ग्लेशियर्स को बचाने में। और ग्लेशियर्स को कैसे बचाया जाता है बच्चों? हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिशन किया जाए, क्योंकि यही तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर्स का पानी नदियों में आता है, बाढ़ होती है और डेफिनेटली आप लोग देखो कितना डिवेस्टेटिंग सा सिचुएशन बन जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है बच्चे, तो आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को यह दर्जा दिया गया, यानी कि 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया। तो उद्देश्य क्या है? ग्लेशियर संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया गया है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप सभी को पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्लियर है बच्चों? 1966 एशियन डेवलपमेंट बैंक में बातचीत हुई कि भाई हम एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, क्लियर पॉइंट, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये क्या है, एशिया के जितने भी कंट्रीज है ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक बैंक बनाया गया, दिस इज कॉल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का भारत को शहरी अवसंरचना को के लिए 10 अरब डॉलर कितने वर्षों में देगा? यानी कि ये ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, अर्बन, ठीक है बच्चे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 बिलियन डॉलर यानी कि अरब डॉलर दिया जा रहा है और 5 साल, ठीक है, 5 साल दिया जाएगा। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने शहरी विकास के लिए टोटल 10 बिलियन डॉलर यानी कि 5 साल 10 बिलियन डॉलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, इसका उद्देश्य शहरों का बुनियादी ढांचा को मेंटेन करना है। ठीक है बच्चे, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्लियर पॉइंट याद रखना, किसको पूछा गया? अच्छा मैंने आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। मसातो कांडा, मसातो कांडा कौन है? उन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया। मसातो कांडा प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक है मसादो कांडा, क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखेगा। और भारत में इन्होंने हाल ही में विजिट किया था, नॉट हाल ही में, ये मैं जून की बात कर रहा हूँ, जून 2025, क्योंकि अभी करंट अफेयर वही हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच बैंक लॉन्च्ड द अर्बन चैलेंज फंड फॉर इंडिया? भारत के लिए अर्बन चैलेंज फंड किस बैंक ने शुरू किया है? तो डेफिनेटली एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है बच्चे, नाम से समझ में आ रहा है, जो शहरों को विकास करने के लिए फंड दिया गया है 10 अरब डॉलर का, 5 सालों तक दिया जाएगा ये। उसमें उसका नाम क्या है? अर्बन चैलेंज फंड, यानी कि अर्बन शहरी विकास के लिए, शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, पुल है, ब्रिज है, तमाम चीजें हैं, उनके विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को 10 बिलियन डॉलर का 5 साल तक दिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को देगा। इसे हम क्या अर्बन चैलेंज फंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में पहली बार ऋण कब दिया था? तो 1966 में दिया था। ये आप देखोगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से पहली बार भारत ने 1986 में ऋण लिया था और 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। आगे नेक्स्ट, विच फुटबॉल क्लब वॉन द 2024-25 यूईएफए चैंपियनशिप? ठीक है बच्चे, यूईएफए चैंपियनशिप 2024-25 का किसने जीता है? तो बच्चे पेरिस सैंट पेरिस सैंट जर्मेन ने जीता है। 2024-25 का यूईएफए चैंपियंस लीग किस क्लब ने जीता है? तो बच्चे पेरिस सेंट जर्मेनियन, पीएसजी ने जीता है। पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। ठीक है बच्चे, फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से हराया है। यह यूरोप की सबसे बड़ी क्लब फुटबॉल है, यानी कि बहुत अच्छा इसका नाम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where was the final of the 2024-25 UEFA चैंपियनशिप लीग हेल्ड? कहां पे फाइनल किया गया था? फाइनल ऑफ द यूईएफए, ठीक है बच्चे, यूईएफए चैंपियनशिप का फाइनल कहां पे किया गया था? तो मुनिच, मुनिच जर्मनी में किया गया था। फाइनल मुकाबला जर्मनी के मुनिच शहर में आयोजित किया गया था और आप देखोगे ठीक है, मुनिच जर्मनी याद रखना। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूए यूईएफए के अध्यक्ष कौन है? तो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कैफरिन आपको दिखाई देंगे यूईएफए। ठीक है, यूईएफए के
चेयरमैन, ठीक है बच्चे, क्लियर, यानी कि अध्यक्ष आप लोग देखोगे। यूईएफए यूरोप की फुटबॉल संचालन संस्था है, यानी कि यूरोप में ये पूरा फुटबॉल का, जैसे हमारे भारत में है ना, फुटबॉल के अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीसीआई जिस तरीके से भारत में क्रिकेट को देखती है, और उसी तरीके से ये पूरा फुटबॉल के मैचेस है यूरोप के, कौन देखता है, यूईएफए, ठीक है बच्चे, यूईएफए, ठीक है। चलिए आरसीबी की बात कर लेते हैं। वेरी गुड भाई, सभी को पता है, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। आरसीबी जीती थी पिछला टाइटल और पंजाब किंग्स को हराकर। विराट कोहली सर है, डेफिनेटली आप सभी को पता है, ठीक है, विराट कोहली के कैप्टनशिप में, ठीक है, नॉट कैप्टनशिप में, विराट कोहली की ही टीम कही जाती है हालांकि, बट ही वाज नॉट द कैप्टन। बट पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया गया है, और ये मैच फाइनल कहाँ पे हुआ है। देखिए कोई भी मैच होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या आ जाते हैं, कौन जीता है, तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि सभी को पता भाई कौन जीता है, आरसीबी जीती है डेफिनेटली, है ना। लेकिन आप ये पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेडियम में खेला गया है। तो बच्चों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, क्रिकेट स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा भाई साहब, ठीक है। चलिए ये भी पॉइंट हो गया, आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का पहले नाम क्या रखा गया था, तो सरदार पटेल स्टेडियम, ठीक है बच्चे, क्या रखा गया था, सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया था, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। नाउ आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली आईपीएल में, हाँ कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ नेक्स्ट इज आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीता है, पर्पल कैप, तो याद रखना प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है, प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है। और ये किसको दिया जाता है, तो अच्छा बॉलर को दिया जाता है, कोई भी बॉलर अगर अच्छा है तो उसको दिया जाता है, बॉलर अच्छा बॉलर को दिया जाता है पर्पल कैप, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो पर्पल कैप किसने जीता है, प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है, और इन्होंने कितने, तो 25 विकेट चटकाए हैं टोटल, ठीक है बच्चे, 25 विकेट चटकाने की वजह से इन्हें ये खिताब दिया गया, क्लियर अपन बच्चे। और किस टीम से खेलते हैं आईपीएल के, तो जीटी यानी कि गुजरात टाइटन की तरफ से खेलते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ऑरेंज कैप की बात कर लेते हैं, वो तो चलिए पर्पल कैप था, तो बॉलिंग की बात हो गई थी, अब बैटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप से नवाजा गया, ऑरेंज कैप दिया गया, ठीक है बच्चे, साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप दिया गया, और इन्होंने टोटल 759 रन मारे हैं, 759 रन मारे हैं, ठीक है बच्चे। एंड ये भी गुजरात टाइटन से आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज प्लेयर ऑफ द मैच इन आईपीएल 2025, तो कृणल पांड्या, कृणल पांड्या सभी को पता भाई साहब, ठीक है, कृणल पांड्या, कौन है कृणल पांड्या, तो हार्दिक पांड्या, कृणल पांड्या दोनों भाई ही हैं, ठीक है बच्चे। चलिए तो कृणल पांड्या को फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया, और आरसीबी की तरफ से वो अपना पक्ष रखते हैं यानी खेलते हैं। राष्ट्रपति सेंटियानो पेना पलासियोसिस किस देश से हैं, तो परागुवे के हैं, ठीक है बच्चे, परागुवे के हैं। सैंटियानो पेना पलासियोसिस किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो परागुवे के राष्ट्रपति हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। और हम क्यों जान रहे हैं राष्ट्रपति कहाँ के हैं, क्योंकि बच्चों कोई भी ऑफिशियल विजिट होती है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, तो ऑफिशियल विजिट देखोगे, तो इन्होंने भारत का ऑफिशियल विजिट किया, ठीक है बच्चे, यानी 2025 के जून में आप देखोगे तो इनका विजिट मिलेगा। पराग्वे के राष्ट्रपति ने भारत के किन शहरों का दौरा किया, तो मुंबई का दौरा किया और दिल्ली का दौरा किया। आमतौर पे आप लोग देखोगे कि इस तरीके के मीटिंग जो है इन्हीं दो शहरों में होती है खास तौर पे, बाकी तो बहुत सारे शहर हैं, हमारा पूरा भारत खूबसूरत है। चलिए पराग्वे की राजधानी कौन सी है, तो एशन कियोन, एशन कियोन, ठीक है बच्चे, याद रखना, एशन कियोन पराग्वे की राजधानी, या फिर असुन सियोन भी आप इसको कह सकते हो, पराग्वे की
राजधानी दिखाई देगी। चलिए बच्चे, ना पराग्वे की मुद्रा क्या है, पराग्वे की मुद्रा, ठीक है, तो गुआरनी, गुआरनी पराग्वे की मुद्रा यानी कि करेंसी है। जिस तरीके से हमारा भारत का रुपया है ना बच्चे, ठीक है, रुपया है, उसी तरीके से पराग्वे की जो मुद्रा है वो क्या है, गुआरनी, गुआरनी है, ठीक है। चलिए बच्चे, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, तो ली जी म्यूंग, ली जी म्यूंग, ठीक है बच्चे, दक्षिण कोरिया, ठीक है, याद रखना, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के 14वें, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के 14वें, ठीक है बच्चे, दक्षिण कोरिया, कोरिया, कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ली, ली जे म्यूंग ने शपथ लिया है, ठीक है बच्चे। देखिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता है अपॉइंटमेंट में, खाली अपॉइंटमेंट कौन से नंबर के हैं, किस देश के हैं, यही आपसे पूछा जा सकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है, जैसे हमारे भारत में होता है ना भाई साहब, ठीक है, 5-5 साल के कार्यकाल, तो यहाँ पे 5 साल का कार्यकाल आप इनका भी देखोगे, ठीक है बच्चे। चलिए, और हाँ, एक और बात, यहाँ दोबारा कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है, हमारे भारत में ना बन जाते हैं, यहाँ दोबारा कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति निवास का नाम क्या है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन कहते हैं, अमेरिका में व्हाइट हाउस कहते हैं, वैसे यहाँ पे ब्लू हाउस कहते हैं, यहाँ पे ब्लू हाउस कहते हैं। तो ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास आप लोगों को मिलेगा, ठीक है बच्चे। कहाँ पे है ये, तो सियोल में है, जैसे हमारा है ना दिल्ली में, वैसे ही कहाँ पर है ये, तो सियोल में आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चे, सियोल में दिखाई देगा, ठीक है। और सियोल क्या है, तो राजधानी है, ठीक है। इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि पता है आप लोगों को सियोल राजधानी है, तो अभी मैंने बताया। Which language have been made official in Ladakh apart from English? इंग्लिश के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऑफिसेज में अब इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, इस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपको ये बताना है, ठीक है बच्चे। तो हिंदी आपको दिखाई देगी, ऑफ कोर्स, उर्दू, ठीक है, भौती और पुर्गी, 4 लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, भौती और पुर्गी, 4 लैंग्वेजेस आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चे। तो लद्दाख में हिंदी, उर्दू, भौती और पुर्गी भाषाएं आधिकारिक आधिकारिक घोषित की गई हैं। यह निर्णय स्थानीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। प्रशासनिक कार्यों में इन भाषाओं का अब उपयोग किया जाएगा। भाषाओं की बात कर लेते हैं तो हमारे संविधान के, ठीक है बच्चे, हमारे संविधान का शेड्यूल 8 है, ठीक है बच्चे, याद रखना। उसमें दे रखा है हमारी 22 भाषाएं, ठीक बच्चे, 22 भाषाएं दे रखी है हमारे संविधान की शेड्यूल 8 में, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन लद्दाख, लद्दाख ने कितना मैक्सिमम रिजर्वेशन दे रखा है, तो 95% का मैक्सिमम रिजर्वेशन दे रखा है, जिसमें SC ST OBC के लिए 85% है और EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का, यानी कि टोटल 95% का आप लोगों को रिजर्वेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है बाजी, ठीक है, आप देखो नेक्स्ट। लद्दाख स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, यानी कि लद्दाख एरिया में, लद्दाख रीजन में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक काउंसिल बनाई गई है, क्लियर अपन बच्चों। और काउंसिल का नाम क्या है, तो काउंसिल का नाम क्या है, तो बच्चों ऑटोनॉमस लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में महिलाओं की कितनी सीटें हैं, तो 1/3 सीटें हैं, यानी कि रिजर्वेशन आप देखोगे 1/3 का। और कितने मेंबर होते हैं इस काउंसिल में, तो 30 मेंबर होते हैं, कितने, तो 30 मेंबर हैं, और 1/3 यानी कि 10, ठीक है बच्चे। तो 10 मेंबर आप लोगों को दिखाई देंगे, कितने, 10 मेंबर आप लोगों को दिखाई देंगे। तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, तो 2 जिलों की बात करेंगे, और एज ऑफ जून 2025, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। नाउ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यादेश कौन जारी करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉट ओनली लद्दाख की बात करें, ठीक बच्चे, जो भी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस होता है ना, तो राष्ट्रपति ऑफ इंडिया ही लागू करते हैं, इंडिया ही जारी करते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी ऑर्डिनेंस होता है, ये जारी करने का अधिकार किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। आगे देखते हैं, अब देखिए उलान बटार ओपन, उलान बटार ओपन 2000, उलान बटार ओपन 2025 रेसलिंग सीरीज की मेजबानी किस देश ने की, तो मंगोलिया ने की। उलान
उलान बटार ओपन 2025 रेसलिंग सीरीज की मेजबानी किसने की? तो मंगोलिया ने की। मंगोलिया ने उलान बटार ओपन 2025 कुश्ती, ठीक है बच्चे, रेसलिंग है तो इसका मतलब कुश्ती, कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी की है। और यह प्रतियोगिता 29 मई से 1 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न देशों के पहलवानों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने बच्चों 21 टोटल पदक यानी कि 21 मेडल्स जीते हैं टोटल। अब देखें कौन कौन से, तो आप देखें छह जीते हैं स्वर्ण, छह जीते हैं स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल, छह जीते हैं स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो 7 जीते हैं सिल्वर, 7 जीते हैं सिल्वर मेडल, 7 जीते हैं सिल्वर मेडल, ठीक है बच्चे, सिल्वर मेडल। उसके बाद जीते हैं 8 जीते हैं कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल, ठीक है बच्चे, याद रखना। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सारा आप लोग देखोगे सिल्वर मेडल का पूरा ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है, ठीक है बच्चे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का मुख्यालय कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है बच्चे, स्विट्जरलैंड में आप लोग देखोगे। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग स्विट्जरलैंड में आपको इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर दिखाई देगा। यह विश्व स्तर पर कुश्ती खेल का संचालन करता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये जितने भी इवेंट्स होते हैं कुश्ती से रिलेटेड सारा ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। किचन और मेनार वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? किचन और मेनार वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है खिच्चर और मेन्नार। तो खिच्चर और मेन्नार वेटलैंड, अच्छा वेटलैंड क्या है पहले ये भी समझिए, ये तो आपने देख लिया। वेटलैंड का मतलब होता है बच्चों, वेटलैंड का मतलब होता है बच्चों आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक है बच्चे, आर्द्र भूमि आप लोग देखेंगे वेटलैंड का मतलब, ठीक है बच्चे, आर्द्र भूमि। अब देखिए आर्द्र भूमि क्या है, ना तो पूरी तरह से पानी वानी ही है और ना ही पूरी तरीके से आप लोगों को ये सूखा दिखेगा, है ना। दलदल वाले एरिया को हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ही एक ईरान में एक मीटिंग की गई। ईरान में एक शहर है रामसर, ठीक है, और 1971 में मीटिंग की गई और फिर बहुत सारे आर्द्र भूमियों को हमने सोचा कि संरक्षित करेंगे, तो उन्हीं को हम लोग रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। तो राजस्थान के दो खीचन और मेनार वेटलैंड आप लोगों को यहाँ पे इसी लिस्ट में दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। दोनों आपको ये रामसर साइट्स में मिलने हुए नजर आएंगे, ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा एक और चीज यहाँ पहुंचने से पहले, शुक्रिया, थैंक यू, इट्स ओके बोलने से पहले, कितने रामसर साइट्स हैं अभी भारत में, ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। और दो कौन कौन से ऐड हुए हैं और कहाँ कहाँ से, ठीक है बच्चे। चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन बच्चों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपने छोटे छोटे नोट्स बना करके रिवीजन बहुत ज्यादा दुरुस्त की होगी। इसी तरीके का और भी बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।